पीएचडी हिंदी वाले चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। कल हमने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं और इसकी समुचित परिभाषा क्या है, और आज हम देखेंगे कि क्रिया के भेद कर्म के आधार पर कितने भेद हैं। चलिए और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो मुख्य भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया, एक तो है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अगर हम इन दोनों शब्दों का उच्चारण सही ढंग से कर लेते हैं तो लगभग आधा विषय यहीं पर समझ में आ जाएगा। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, और सकर्मक कर्म के साथ। जिन वाक्यों में केवल कर्ता, अब कर्ता में कौन कौन है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द। जिन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया रहती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इस वाक्य में कर्म नहीं रहता। इसकी साहित्यिक परिभाषा क्या होगी, या लिखित रूप में जो परिभाषा हमने लिखनी है वो किस प्रकार की होगी? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। समझने की बात यह है कि ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और केवल क्रिया ये दो ही होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। जैसे कमला पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं, मोर नाचता है। अब आप देखेंगे तीनों वाक्य एक जैसे ही हैं, और तीनों वाक्यों में अगर हम देखें कमला, बच्चे, मोर, ये तीनों कर्ता शब्द हैं, चाहे हम इसे संज्ञा के रूप में जानें और चाहे हम इसे सर्वनाम के रूप में जानें, लेकिन तीनों शब्द जो हैं वो कर्ता के हैं। और दूसरी तरफ पढ़ती, खेलते, नाचता, ये तीनों शब्द जो हैं वो क्रिया के शब्द हैं। इस वाक्य में कर्ता और क्रिया है, इसके अतिरिक्त आपको कोई और शब्द या कर्म नाम की कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया के साथ साथ, कर्ता और क्रिया आप समझ गए, कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म शब्द भी रहता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। परिभाषा क्या बनेगी इसकी देखें। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म पर आधारित होती है, ना कि कर्ता पर। जो भी काम किया जाता है, जो भी काम हो रहा है, उसके पीछे कर्म भी निर्धारित रहता है, और क्रिया और कर्म आपस में संबंधित रहते हैं। कर्ता पर कोई इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण देखते हैं। कमला पुस्तक पढ़ती है। ऊपर क्या था? कमला पढ़ती है। कमला पुस्तक पढ़ती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दिनेश स्कूल जाता है। इन तीनों वाक्यों में देखिए कमला, बच्चे और दिनेश, ये तीनों कर्ता शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा के हैं चाहे वो सर्वनाम से हों, तीनों कर्ता शब्द हैं। पुस्तक, क्रिकेट और स्कूल, ये तीनों कर्म हैं, कर्म शब्द हैं, और पढ़ना, खेलना और जाना, ये तीनों क्रिया शब्द हैं। पहले वाक्य में क्या था? कमला पढ़ती है, मतलब कमला पढ़ रही है, वो एक क्रिया थी। क्या पढ़ रही है इसका कोई भास नहीं था। जहाँ पर क्या प्रश्न आप करें और उसका उत्तर आपको मिल जाए कि कमला क्या पढ़ती है, उत्तर आएगा कमला पुस्तक पढ़ती है। तो जहाँ पर कमला जो भी क्रिया कर रही है उसके पीछे कर्म क्या है, ये अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये आपका सकर्मक क्रिया है। और जहाँ इसका उत्तर नहीं मिलता, जैसे कमला पढ़ती है, यहाँ पर देखिए कमला पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कोई आंसर नहीं मिल रहा आपको, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जहाँ क्या का उत्तर आपको नहीं मिलता है वो अकर्मक, और जहाँ पर क्या का उत्तर मिलता है वो सकर्मक। आज अपने विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल क्रिया के भेद पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन संरचना के आधार पर। धन्यवाद।